केंद्र भालू के नीचे जमीन से पृथ्वी फट गई। पत्थर के स्पाइक्स उसके पैरों को सूली दे रहे थे और तुरंत अपना चार्ज रोक रहे थे। मैथ्यू ने आग लगा दी। एक विस्फोटक लौ जो फंसे हुए प्राणी के चेहरे पर विस्फोट कर दी, जिससे उसकी मौत हो गई और अन्य 2 भालुओं को बखद में तितर-बितर होने के लिए मजबूर होना पड़ा। आपने एक स्तर 17 वन भालू को मार डाला है। तुमने 25 जीवन प्राप्त किए हैं। मिराज ने उद्घाटन से आगे गर्जना की, लेकिन उनके पास केवल 30 मीटर थे। एक मानव हमलावर बेमेल कवच में भाड़े के सैनिकों में से एक ऊंची जमीन से उनकी ओर एक आग का गोला लॉन्च किया। मैथ्यू ने पानी से मुकाबला किया, एक ढाल बनाई जिसने आग की लपटों को अवशोषित कर लिया और उन्हें हानिरहित भाप में बदल दिया। उसने तुरंत अपनी विस्फोटक लौ के साथ जवाबी कार्रवाई की, जिससे दुश्मन के जादूगर को अनुवर्ती कार्रवाई के बजाय कवर के लिए गोता लगाने के लिए मजबूर होना पड़ा। बूम! हालांकि जादू ने भाड़े के सैनिक को नहीं मारा, फिर भी इसने उसे घायल कर दिया। अब दोनों तरफ से और जानवर बंद हो गए, जो हंगामे से आकर्षित हो गए। एक विशाल सुअर दाईं ओर से चार्ज किया गया, उसके दांत घोड़े या सवार को गोर करने के लिए नीचे किए गए। मैथ्यू ने अपने कर्मचारियों को जमीन की ओर पटक दिया। उनके और सुअर के बीच एक मिट्टी की दीवार फूट पड़ी, जो चार्ज को रोकने के लिए काफी मोटी थी। प्राणी हड्डी तोड़ने वाले बल के साथ पत्थर में दुर्घटनाग्रस्त हो गया, स्तब्ध रह गया लेकिन मरा नहीं। मैथ्यू ने जानवर को खत्म करने की जहमत नहीं उठाई, उसे तुरंत सुरक्षा में पहुंचने की जरूरत थी। मिराज की जान अभी भी खतरे में थी। विकल्प सूचक। पंजे बिना किसी चेतावनी के मिराज की तरफ से फिसल गए। एक तेंदुए जैसे प्राणी ने एक अंधे कोण से हमला किया था, उसके प्रहार से एक गहरा घाव निकल गया था जिससे तुरंत खून बह रहा था। नहीं! मिराज दर्द से चिल्लाया, उसके पैर पल भर के लिए झुक गए। घोड़ा अनियमित रूप से आगे बढ़ा, उसके शरीर में बाढ़ आने वाली भारी पीड़ा को कम करने की कोशिश कर रहा था। मैथ्यू की अभिव्यक्ति काली हो गई। हमला इसलिए हुआ क्योंकि वह अन्य जानवरों के साथ कब्जा कर लिया गया था। चलो, मिराज! रुको, बस थोड़ा और हम सुरक्षा तक पहुंच जाएंगे। घोड़े को आराम पाने में कई कीमती सेकंड लगे। ऐसा प्रतीत होता है कि मैथ्यू की आवाज से प्रेरित था, लेकिन फिर भी स्पष्ट रूप से पीड़ित था। उनकी चाल असमान हो गई, जिससे घायल पक्ष का पक्ष आ गया। जैसा कि मिराज जारी रहा, मैथ्यू उस पैंथर से निपटना नहीं भूले जिसने अपने साथी को घायल कर दिया था। उसने एक शक्तिशाली संयुक्त अगवा का हमला भेजा जिसने जानवर को पकड़ लिया क्योंकि वह फिर से हमला करने के लिए तैयार था, जिससे वह तुरंत मर गया। आपने एक स्तर 15 पैंथर को मार डाला है। तुमने 5 जीवन प्राप्त किए हैं। वे अब घेराबंदी के सबसे घने हिस्से के करीब पहुंच रहे थे, जहां मुख्य हमला आयरन पीक की सुरक्षा के खिलाफ केंद्रित था। दर्जनों जानवरों और मानव हमलावरों ने मैथ्यू की स्थिति और सुरक्षा के बीच की जगह को भर दिया। हम गंभीर नुकसान उठाए बिना इसे बनाने नहीं जा रहे हैं। अग्रिम पंक्ति में आयरन पीक बेस के दिग्गजों में से एक ने देखा कि क्या हो रहा था क्योंकि उसने अकेले एक बड़े स्तर 21 भालू से लड़ाई लड़ी। टकराव। अपने घोड़े के साथ आने वाले युवक की मदद करो। वह जानवरों के झुंड से अभिभूत हो रहा है, वह चिल्लाया, अपने सामने जानवर को मारने के लिए अपनी तलवार घुमाते हुए। एक रास्ता साफ करो। दूसरों ने तुरंत जवाब दिया। मैथ्यू की स्थिति से जानवर का ध्यान हटाने के लिए अपने हमलों को जोर से दबाया, सांस लेने की जगह बनाने की कोशिश की। लेकिन जानवरों की भीड़ और अज्ञात जागृति के बीच मैथ्यू ने खुद को एक परेशानी भरी स्थिति में पाया। चोट के बाद मिराज पहले जैसा नहीं था। उसकी गति नाटकीय रूप से धीमी हो गई थी और खून की कमी उसे हर कदम के साथ और कमजोर कर रही थी। मैथ्यू सुदृढ़ीकरण को उस तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था और सुन सकता था, लेकिन यह पर्याप्त नहीं होगा। उनके आने से पहले ही मिराज मर जाएगा। उसे एक अलग दृष्टिकोण की आवश्यकता थी। मैथ्यू को दृश्यता कम करने की आवश्यकता थी, जिससे मिराज को हिट करना एक कठिन लक्ष्य बन गया। दोनों हाथों में पानी जमा हो गया। उसने इसे उनके चारों ओर एक विस्तृत स्प्रे में छोड़ दिया, फिर तुरंत आग लगा दी। धुंध एक घने बादल में बाहर की ओर फट गई, जिसने मैथ्यू, मिराज और उनके आसपास के लोगों को पूरी तरह से अपनी चपेट में ले लिया। कोहरा तेजी से फैल गया,
हवा के हेरफेर से किया गया जिसे मैथ्यू ने अपनी आवश्यकता को पूरा करने के लिए निर्देशित किया। सेकंड के भीतर दृश्यता लगभग कुछ भी नहीं रह गई। जानवर और मनुष्य समान रूप से झिझक रहे थे, तत्काल आसपास के क्षेत्र में भर गई अचानक अस्पष्टता के माध्यम से अपने लक्ष्य को ट्रैक करने में असमर्थ थे। सीधे आगे, मैथ्यू ने आदेश दिया, मिराज की प्रवृत्ति पर भरोसा करते हुए कि वह अंधाधुंध परिस्थितियों में भी दिशा बनाए रखेगा। उन्होंने धुंध के बादल के माध्यम से हमला किया। मैथ्यू ने भ्रमित गर्जना और उनके चारों ओर चिल्लाने की आवाज सुनी। अपने कॉपी किए गए हीट सेंस कौशल द्वारा पता लगाए गए गर्मी के हस्ताक्षर के माध्यम से आंदोलन को महसूस किया, लेकिन धुंध काम कर रही थी। हमले बेतहाशा उड़ गए, उन्हें मीटर से गायब कर दिया क्योंकि दुश्मनों ने उनकी लगातार चलती छाया और प्रेतों पर हमला किया। कोहरे से एक भाग्यशाली भाले का जोर निकला, जिसका उद्देश्य सीधे मैथ्यू की छाती पर था। उसने आखिरी पल में अपने कर्मचारियों के साथ इसे विक्षेपित कर दिया। हथियार मांस खोजने के बजाय प्रबलित लकड़ी में खुरच रहा था। मैथ्यू ने निरंतर पानी और हवा के हेरफेर के माध्यम से धुंध को मोटा रखा, मन को स्वतंत्र रूप से खर्च किया क्योंकि दुश्मन हवा उपयोगकर्ता धुंध से छुटकारा पाने की कोशिश कर रहे थे। जब वे 50 मीटर दूर थे तो मिराज बुरी तरह से लड़खड़ा गया। उसकी सांस लेने में कठिनाई हो रही थी और उखड़ गई थी। उसकी तरफ की खाई से खून बहता रहा, जिससे धुंधला कोहरे के बावजूद एक स्पष्ट निशान निकल गया। बस थोड़ा आगे, दोस्त। आप यह कर सकते हैं। सनसनाहट, सनसनाहट, सनसनाहट। एक दर्जन तीर धुंध के माध्यम से उड़ गए, अपनी सामान्य दिशा में आंख बंद करके दागे गए। अधिकांश चुक गए, जबकि एक ने मैथ्यू के कंधे को चराया, उसके लबादे को फाड़ दिया, लेकिन इससे पहले कि वह गहराई से प्रवेश कर सके, चांदी की त्वचा से विक्षेपित हो गया। एक और ने मिराज के पिछले हिस्से को मारा, मांसपेशियों में एम्बेड किया। घोड़ा दर्द से फिर से चिल्लाया, लेकिन किसी तरह शुद्ध दृढ़ संकल्प पर दौड़ता रहा। 20 मीटर। पतली धुंध के माध्यम से दीवार आगे बढ़ रही थी। मैथ्यू अब रक्षकों को देख सकता था। प्राचीर के साथ तैनात जागरण उसके दृष्टिकोण के लिए कवरिंग आग प्रदान कर रहा था। लगभग वहां कोहरे से एक अंतिम जानवर उछल पड़ा, एक स्तर 20 भालू जिसने अस्पष्टता के बावजूद उन्हें ट्रैक किया था। उसका विशाल पंजा मिराज के सिर की ओर झूल गया, एक मारक झटका जो घोड़े की खोपड़ी को आसानी से कुचल सकता था। नहीं। मैथ्यू ने शुद्ध वृत्ति पर काम किया। उसने अपने हाथों से बिजली की रोशनी को और फेफड़े वाले भालू की ओर निकाला। भालू दर्द से कराह उठा क्योंकि उसने अपने शरीर पर नियंत्रण खो दिया, उसे लकवा मार गया। मैथ्यू ने संकोच नहीं किया, प्राणी के चेहरे पर एक शक्तिशाली विस्फोटक लौ मंत्र बिंदुरिक्त कर दिया। यही नहीं, आपने एक स्तर 18 वन भालू को मार डाला है। आपने 50 जीवन प्राप्त किए हैं। जाओ, मैथ्यू मिराज पर चिल्लाया। घोड़े को प्रोत्साहन की जरूरत नहीं थी। वह दीवार की ओर अंतिम मीटर लंगड़ा गया जहां रक्षक उसे रक्षात्मक रेखा के पीछे सुरक्षा के लिए मार्गदर्शन करने में मदद करने के लिए नीचे पहुंचे। मैथ्यू पीछा करने वाली भीड़ का सामना करने के लिए मुड़ा, खुद को दुश्मनों और दीवार के बीच रखा, मिराज को बेस तक पहुंचने के लिए कीमती सेकंड खरीदे। दीवार की सुरक्षात्मक छाया में प्रवेश करने पर मिराज तुरंत उन चिकित्सकों से घिरा हुआ था जो गेट के पास इंतजार कर रहे थे। वे एक ही बार में चले गए। एक पहले से ही अपनी तरफ के घाव पर दबाव डाल रहा था, जबकि दूसरे ने एक बुनियादी उपचार मंत्र का इस्तेमाल किया था। मैथ्यू के बचाव का आयोजन करने वाले अनुभवी ने घोड़े को प्राथमिकता देने के लिए चिकित्सकों के लिए एक सीधा आदेश जारी किया था, जिसने मैथ्यू को आश्चर्यचकित कर दिया था। अधिकांश ने घायल जागृति के इलाज के पक्ष में एक सामान्य माउंट को नजरअंदाज कर दिया होगा, लेकिन अनुभवी ने यह पहचानने के लिए पर्याप्त रूप से देखा था कि मैथ्यू कोई औसत जागृत व्यक्ति नहीं था, और घोड़ा सबसे कमजोर संभव माउंट में से एक होने के बावजूद वह बता सकता था कि मैथ्यू ने प्राणी को अधिकांश सवारों की तुलना में अधिक सम्मान में रखा था, यहां तक कि उनके भयानक घोड़ों के साथ भी व्यवहार किया था। अनुभवी मैथ्यू के बगल में खड़ा हो गया, उसकी तलवार अभी भी खींची गई थी और चल रही लड़ाई से खून से लथपथ थी। वह अपने 40वें दशक में एक व्यक्ति था जिसकी नुकीली विशेषताएं और एक योद्धा का आत्मविश्वास था। आपने वहां अच्छा प्रदर्शन किया। मैंने आपको पहले कभी नहीं देखा। आपका नाम क्या है?
उन्होंने एक जानवर पर एक साथ थप्पड़ मारते हुए बात की, जो रक्षात्मक रेखा में एक अंतराल के माध्यम से उनकी ओर बढ़ रहा था। वाह! धड़ाम! प्राणी का सिर उसके शरीर से अलग हो गया, खून के एक स्प्रे में जमीन पर गिर गया। मैथ्यू ने अपनी सांस पकड़ ली, उसके हाथ अभी भी एड्रेनालाइन से थोड़ा कांप रहे थे। मैथ्यू, मैंने कल यहां पंजीकरण कराया था। मैं एक कमजोर आधार से आया हूं। कल वयोवृद्ध की भौहें ऊपर उठ गईं क्योंकि उसने मृत जानवर की लाश को दीवार से दूर लात मारी। और आप पहले से ही गहरे क्षेत्रों में शिकार कर रहे हैं? आपके पास हिम्मत, बच्चा या मौत की इच्छा है? उसने अपनी तलवार से एक और हमले को रोक दिया, फिर तलवार को उद्घाटन के माध्यम से धकेल दिया। रोलैंड, मैं तीसरी रक्षा टीम का नेतृत्व करता हूं। रोलैंड ने दीवारों की ओर इशारा किया जहां जागृति करने वालों ने लाइन को पकड़ने के लिए सख्त लड़ाई लड़ी। हम अभी के लिए पकड़ रहे हैं, लेकिन मुश्किल से। कभी भी ऐसा कुछ नहीं देखा, जानवर और इंसान एक साथ काम कर रहे हैं, जैसे कि वे एक ही लानत सेना का हिस्सा हैं। हमला कब से चल रहा है? मैथ्यू ने पूछा, जो कुछ भी छोटा मन उसने बरामद किया था, दुश्मनों के एक समूह की ओर एक विस्फोटक लौ भेजने के लिए जो हुक के साथ दीवार को स्केल करने की कोशिश कर रहा था। यही नहीं, विस्फोट ने कई हमलावरों को पीछे की ओर गिरा दिया, उनकी रस्सियां टूट गईं। पहले अलार्म के बाद से, रोलैंड ने जवाब दिया, उसकी आंखें सामरिक मूल्यांकन के साथ युद्ध के मैदान पर नजर रख रही थीं। एक ही बार में शुरू किया, 3 तरफ से समन्वित हमला। मुख्य द्वार ने इसका सबसे बुरा सामना किया है, लेकिन वे हर जगह कमजोर बिंदुओं की जांच कर रहे हैं। उन्होंने मैथ्यू के कर्मचारियों पर नजर डाली, यह देखते हुए कि स्पष्ट थकावट के बावजूद युवा जागृति कैसे चली। आप बेस पर नए सिरे से किसी के लिए अच्छी तरह से लड़ते हैं। आपका स्तर क्या है? 19, मैथ्यू ने ईमानदारी से उत्तर दिया। 19 और अपने आप को एक बेस लेफ्टिनेंट की तरह संभालना। रोलैंड ने मंजूरी दी। हम दीवारों पर आपके जैसे और अधिक उपयोग कर सकते हैं। आप इसके लिए तैयार हैं, या आपको पुनर्प्राप्ति समय की आवश्यकता है? मैथ्यू ने अपने मन भंडार की जांच की। उसके पास लगभग 60% शेष था, जो यहाँ के अधिकांश प्राणियों से निपटने के लिए पर्याप्त था, जबकि अगर चीजें गंभीर हो जाती हैं, तो अभी भी भागने का रास्ता था। उसके शरीर में अभी भी बिजली की वृद्धि की प्रतिक्रिया और विभिन्न मामूली चोटों से दर्द हो रहा था, लेकिन सिल्वर स्किन ने गंभीर क्षति को रोक दिया था। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि यह वास्तव में युद्ध का अवसर था जिसकी उसे विस्फोटक ज्वाला की दक्षता को उच्च करने के लिए आवश्यकता थी। मैं लड़ सकता हूं, मैथ्यू ने कहा। आपको मेरी आवश्यकता कहाँ है? रोलैंड ने दीवार के एक हिस्से की ओर इशारा किया जहां रक्षकों को पतला फैलाया गया था। पूर्वी प्राचीर। उन पर बहुत दबाव डाला जा रहा है, और हमने वहां 2 जादूगरों को खो दिया है। आप उस दस्ते में शामिल हों, उन्हें तब तक पकड़ने में मदद करें जब तक कि घायलों और बेस के बाहर के लोगों से सुदृढ़ीकरण न आ जाए। वह रुका, फिर कहा, आपने उस माउंट की इतनी निडरता से रक्षा क्यों की? आप अपने जीवन को जोखिम में डाले बिना इससे पहले की तरह यहां तक पहुंचा सकते थे। मैथ्यू ने उस ओर नजर डाली जहां चिकित्सक अभी भी मिराज पर काम कर रहे थे। घोड़ा अब स्थिर था, रक्तस्राव बंद हो गया था, हालांकि उसे फिर से यात्रा के लिए तैयार होने से पहले ठीक होने के समय की आवश्यकता होगी। उसने मेरे साथ आने का फैसला किया, मैथ्यू ने सरलता से कहा। मैं उसे उस विकल्प के लिए मरने नहीं देने वाला था। रोलैंड ने किसी ऐसी चीज के साथ सिर हिलाया जो सम्मान की तरह लग रहा था। उस प्राचीर पर जाओ। मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि जब आप लड़ते हैं तो आपके घोड़े की देखभाल की जाती है। मैथ्यू पूर्वी दीवार की ओर मुड़ा। रोलैंड के निर्देशों का पालन करने का कारण समर्पण या अधिकार के प्रति सम्मान नहीं था। व्यक्तिगत रूप से रोलैंड से मजबूत होने के बावजूद, मैथ्यू ने माना कि उनका अनुभव बड़े पैमाने पर रक्षात्मक अभियानों के समन्वय के लिए पर्याप्त नहीं था। वह अपनी सीमाओं को समझता था और उनसे सीखना चाहता था। जबकि विस्फोटक ज्वाला की दक्षता में सुधार करने के उनके अपने लक्ष्य थे, मैथ्यू ने निश्चित रूप से उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के उपोत्पाद के रूप में जीवन बचाने में कोई आपत्ति नहीं की। दोनों उद्देश्य बिना किसी संघर्ष के सहअस्तित्व में रह सकते हैं।
लेकिन मैथ्यू के दिमाग में एक बात बिल्कुल स्पष्ट रही, उनके जीवन ने दूसरों के जीवन पर प्राथमिकता ली। अगर वह गिर गया तो ये लोग उसकी मृत्यु का शोक नहीं मनाने वाले थे। वे निश्चित रूप से बुनियादी युद्धक्षेत्र सहयोग से परे उसे बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में नहीं डालने जा रहे थे। यह केवल वास्तविकता थी कि जागृति की दुनिया कैसे कार्य करती थी। उत्तरजीविता पहले आई, नैतिकता और बाकी सब कुछ गौण था। मैथ्यू पूर्वी दीवार पर पहुंच गया और अग्रिम पंक्ति की टीम में शामिल हो गया, तुरंत अपने आगमन की घोषणा की। मुझे रोलैंड द्वारा आपकी स्थिति को मजबूत करने के लिए भेजा गया था, जबकि आप अतिरिक्त सहायता की प्रतीक्षा कर रहे थे। अनुभवी टीम लीडर, लंबे सुनहरे बालों के साथ एक दुबला आकार का तीरंदाज और उसके बाएं गाल पर एक निशान चल रहा था, ने मैथ्यू को अपने हाथ में कर्मचारियों को देखते हुए एक त्वरित मूल्यांकन नजर दी। जादूगरों के साथ स्थिति ले लो, उसने रुखाई से कहा, पहले से ही अपने तीरंदाजों के समन्वय के लिए वापस मुड़ गया। जादूगर कप्तान जो कहता है उसका पालन करें, और सबसे महत्वपूर्ण बात, जीवित रहो। मृत जागृति करने वाले दीवारें नहीं पकड़ते हैं। मैथ्यू ने सिर हिलाया और प्राचीर के एक प्रबलित खंड के साथ स्थित जादूगरों के समूह में शामिल होने के लिए चले गए। उनमें से 5 थे, जिनका नेतृत्व 30वें दशक की एक महिला ने झुलसा पैटर्न के साथ युद्ध में पहने हुए वस्त्र पहने हुए थे। नया आगमन, मैथ्यू ने खुद की घोषणा की। अग्नि विशेषज्ञ। जादूगर कप्तान ने थोड़ी देर के लिए उसकी ओर देखा। अच्छा, हम मन के संरक्षण के लिए वॉली घुमा रहे हैं। जब मैं इंगित करता हूं, तो आप निर्दिष्ट लक्ष्यों पर कास्ट करते हैं। बिखरे हुए दुश्मनों पर ऊर्जा बर्बाद न करें, समूहों या उच्च प्राथमिकता वाले खतरों पर आग केंद्रित करें। समझ गया? समझ गया। तो तैयार हो जाओ। अगली लहर 30 सेकंड में आ रही है। मैथ्यू ने खुद को दीवार के किनारे पर तैनात किया, उसके कर्मचारी उठाए गए और मन पहले से ही इकट्ठा हो गया। समन्वित रक्षा में शामिल होने के बावजूद, उन्होंने अपनी मूल योजना को दृढ़ता से ध्यान में रखा, इस लड़ाई के दौरान प्रवीणता को जितना संभव हो उतना ऊंचा करने के लिए विस्फोटक लॉ का अधिकतम उपयोग करना। दुश्मन की लहर पूर्वी दीवार से टकरा गई, जानवरों और मानव हमलावरों की एक मिश्रित शक्ति परेशान करने वाले समन्वय में काम कर रही थी। मैथ्यू अब उस पैटर्न को देख सकता था जिसे वह रक्षात्मक स्थिति से देख रहा था। जानवर सदमे सैनिकों और जीवित ढाल के रूप में कार्य करते थे, जबकि मानव जादूगरों ने सहायक आग और दिशा प्रदान की। आग, दाना कप्तान ने आदेश दिया। मैथ्यू ने अन्य जादूगरों के हमलों के साथ एक विस्फोटक लौ जारी की। उसके आग के गोले ने 3 प्राणियों के एक समूह को पंजे और चढ़ाई वाले गियर के साथ दीवार पर चढ़ते हुए मारा, संतोषजनक बल के साथ विस्फोट किया। यही नहीं, विस्फोट ने उनमें से 2 को पीछे की ओर फेंक दिया, उनके शरीर नीचे सहयोगियों से टकरा गए। तीसरे ने पत्थर से चिपका लिया, इससे पहले कि एक तीरंदाज ने उसकी आंख के माध्यम से एक तीर डाला। आपने एक स्तर 17 चढ़ाई वाले जानवर को मार डाला है। तुमने 15 जीवन प्राप्त किए हैं। मैथ्यू ने तुरंत एक और जादू करना शुरू कर दिया। उसके हाथ यात्रा के दौरान अभ्यास की जाने वाली परिचित संपीड़न तकनीक के माध्यम से आगे बढ़ रहे थे। जितना अधिक उन्होंने वास्तविक युद्ध स्थितियों में विस्फोटक लॉ का उपयोग किया, प्रक्रिया उतनी ही सहज हो गई। बिल आने वाले, दीवार के नीचे से कोई चिल्लाया। मैथ्यू की आंखें उस जगह पर टिकी जहां रक्षात्मक परिधि के अंदर बख्तरबंद खाल वाले कई चौगुनी जीव जमीन से फूट पड़े थे। वे दीवारों के नीचे सुरंग बना रहे होंगे जबकि मुख्य हमले ने व्याकुलता प्रदान की थी। गोरख। स्तर 18। विवरण: दांतेदार हड्डी की प्लेटों से जड़ी बख्तरबंद खाल के साथ चौगुनी शिकारी। उनकी चमकती लाल आंखें उत्कृष्ट कम रोशनी वाली दृष्टि प्रदान करती हैं। नीचे से आश्चर्यजनक हमले शुरू करने के लिए अधिकांश मिट्टी के प्रकारों के माध्यम से कम दूरी तक बिल कर सकते हैं, जिससे वे खतरनाक घात विशेषज्ञ बन जाते हैं। 3 गोरकों ने आंतरिक आंगन को तोड़ दिया था, तुरंत उन रक्षकों पर हमला कर दिया था जो बाहरी खतरे पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे। जादूगर पुनर्निर्देशित। आंतरिक खतरे प्राथमिकता लेते हैं, कप्तान ने आदेश दिया। मैथ्यू ने संकोच नहीं किया। वह मुड़ा और निकटतम गोरख पर एक विस्फोटक लॉ लॉन्च की, जो अभी अभी एक योद्धा के पैर को अपनी हड्डी से चढ़ाए हुए जबड़े से फाड़ दिया था। योद्धा चिल्लाया, फिर तुरंत अपनी तलवार को अपने दिल में घुसा दिया,
आगे पीड़ित होने के बजाय फिर से पैदा होने का विकल्प चुना। उसका शरीर प्रकाश में घुल गया, कुछ ही क्षणों बाद पूरी तरह से बरकरार पैर के साथ फिर से प्रकट हुआ। लेकिन उसका चेहरा घातक रूप से पीला पड़ गया था और वह तुरंत अपने घुटनों पर गिर गया, मुश्किल से अपने वजन का समर्थन करने में सक्षम था। जिन लोगों ने बड़े पैमाने पर नुकसान उठाया, जिससे उन्हें शरीर के अंगों, पैर, हाथ, पूरे अंगों के बिना छोड़ दिया गया, पुनरुत्थान पर एक गंभीर डिबफ से पीड़ित थे। यह व्यवस्था का एक और रहस्यमय पहलू था जिसने शोषण को रोका। मनुष्य बिना किसी परिणाम के स्वास्थ्य, सहनशक्ति, मन या खोए हुए अंगों को तुरंत बहाल करने के लिए खुद को मारकर रिस्पॉन मैकेनिक को खेल नहीं सकता था। अभयारण्य ने मृत्यु से पहले लगी चोटों की गंभीरता के आधार पर आनुपातिक दंड लगाया। जब मैथ्यू सेलिन के साथ लड़ते हुए छिपे हुए क्षेत्र में जानवर के लिए मर गया था, तो वह केवल खून की कमी और छाती के गहरे घाव से पीड़ित था। पुनरुद्धार पर वह अविश्वसनीय रूप से थका हुआ महसूस कर रहा था, लेकिन फिर भी कार्यात्मक था। वह केवल कल्पना कर सकता था कि पूरे अंग खोने वाले योद्धाओं ने क्या अनुभव किया। उसके सामने योद्धा खड़े होने की स्थिति में नहीं था, लड़ने की तो बात ही छोड़ दें। वह कम से कम 1 घंटे के लिए बेकार रहेगा, संभवतः अधिक समय तक। सिस्टम ने उन परिणामों के माध्यम से संतुलन लागू किया जिन्हें दरकिनार नहीं किया जा सकता था। मैथ्यू के आग के गोले ने गोरख के उजागर फ्लैंक पर प्रहार किया, एक बड़े पैमाने पर विस्फोट के साथ विस्फोट किया जिसने आसपास के जानवरों को उनके पैरों से हिला दिया। प्राणी के कवच ने कुछ क्षति को अवशोषित कर लिया, लेकिन विस्फोट हड्डी की प्लेटों को तोड़ने और अपनी प्राकृतिक सुरक्षा में अंतराल के माध्यम से जलने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली था। जानवर ने भारी रूप से घायल कर दिया, दहाड़ते हुए अपने शरीर को मैथ्यू की ओर मोड़ दिया। उसकी एम्बर आंखें शुद्ध घृणा के साथ उस पर बंद हो गईं। लेकिन इससे पहले कि यह कोई खतरा पैदा कर सके, मैथ्यू पहले से ही फिर से कास्टिंग कर रहा था। यही नहीं, दूसरे विस्फोट ने गोरख को सीधे चेहरे पर पकड़ लिया क्योंकि उसने चार्ज किया, जिससे उसकी गति पूरी तरह से रुक गई। प्राणी आगे की ओर गिर गया, उसके बर्बाद सिर से धुआं उठ रहा था। आपने एक स्तर 19 गोरख को मार डाला है। आपने 50 जीवन प्राप्त किए हैं। आप 20 के स्तर पर पहुंच गए हैं। नाम मैथ्यू। जाति मानव। कक्षा वर्गहीन पायरोमैंसर। स्तर 20 1%। जीवन 4779। ताकत 29। चपलता 31। संविधान 34। मन 41। सभी आंकड़ों के लिए +5। विशेषता अंक 10। कौशल मौलिक हमला 5 तत्व आत्मीयता, तप, चांदी की त्वचा, पायरोमांटिक आत्मीयता, विस्फोटक लौ, गर्मी की भावना, सीमित समय। प्रतिभा ग्रिम रीपर। कक्षा कौशल कक्षा स्लॉट 1/1। 10 आवंटन योग्य विशेषता बिंदु उपलब्ध होने के साथ मैथ्यू ने तुरंत उनका उपयोग करने का फैसला किया। मन 41-47। ताकत 29-31। चपलता 31-33। हालांकि उच्च संविधान होने से जीवित रहने में मदद मिली, मैथ्यू के विशाल जीवन भंडार का मतलब था कि कच्चे रक्षात्मक आंकड़े आक्रामक क्षमता की तुलना में कम महत्वपूर्ण थे। ताकत और चपलता उनके कमजोर गुण थे और सुधार की जरूरत थी। माना मुख्य रूप से जादुई लड़ाके के रूप में उनका सबसे महत्वपूर्ण स्टेटमेंट बना रहा, इसलिए इसे सबसे बड़ा निवेश प्राप्त हुआ। विस्फोटक लौ। रैंक दुर्लभ। प्रवीणता 51%। विवरण आप आग की लपटों को उत्पन्न कर सकते हैं जो प्रभाव पर विस्फोट करती हैं। विस्फोट का आकार मन के साथ तराजू का निवेश किया गया। विस्फोट त्रिज्या 2 मीटर। विस्फोट ढलाईकार सहित त्रिज्या के भीतर सभी लक्ष्यों को प्रभावित करते हैं। +100% क्षति। स्तर और कौशल दक्षता दोनों में अपनी प्रगति से संतुष्ट, मैथ्यू हमले को जारी रखने के लिए और अधिक उत्साहित हो गया। उसने तुरंत एक मन बहाल करने वाली औषधि पी ली, यह महसूस करते हुए कि उसका भंडार धीरे धीरे अधिकतम क्षमता की ओर वापस आ रहा है। हर कलाकार के साथ मैथ्यू पूरी तरह से 17 के स्तर से नीचे एक शॉट जानवरों को करने में कामयाब रहे। उस सीमा से ऊपर के लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे, अक्सर अन्य रक्षकों के लिए आसानी से समाप्त करने के लिए पर्याप्त अपंग हो गए थे।
उनका विस्फोटक उत्पादन अनिवार्य रूप से दोगुना हो गया था क्योंकि उन्होंने घंटों पहले कौशल का उपयोग करना शुरू कर दिया था। अकेले क्षति बोनस विनाशकारी था। शक्ति के प्रदर्शन पर किसी का ध्यान नहीं गया। टीम लीडर और जादूगर कप्तान दोनों ही उनके जबरदस्त प्रदर्शन को नजरअंदाज करने में असमर्थ थे। उनके भाव बढ़ते सम्मान को दर्शा रहे थे। अरे, यहां मेरे साथ जुड़े, जादूगर कप्तान ने मैथ्यू की ओर तेजी से इशारा करते हुए पुकारा। मैथ्यू बिना किसी तर्क के अपनी स्थिति में चले गए। प्रबलित प्राचीर के उच्चतम बिंदु पर कप्तान के बगल में एक स्थान ले लिया। उसने स्पष्ट रूप से उसकी मारक क्षमता पर ध्यान दिया था और यह गुणवत्ता और मात्रा के मामले में उसके अपने उत्पादन से भी अधिक था। वह संभवतः किसी को मानक जादूगर रोटेशन के साथ इतना सक्षम नहीं रख सकती थी। आपको मुझे बताना चाहिए था कि आप एक अनुभवी जागृति थे। मैं आपको मूल दस्ते के साथ नहीं रखता, उसने कहा, अपनी आंखें घुमाते हुए, भले ही वह नीचे के दुश्मनों की ओर मंत्र फेंकना जारी रखे। आपने किस आधार से स्थानांतरित किया? मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। मैथ्यू ने एक और विस्फोटक लॉ लॉन्च की, जिससे चढ़ाई करने वाले जानवरों का एक समूह नष्ट हो गया। निम्न स्तर के आधार से मैंने कल ही आयरन पीक में पंजीकरण कराया था। वह एक छोटे, संक्षिप्त क्षण के लिए उसे घूरती रही, अपने बगल में युवा जागृति के बारे में जो कुछ भी उसने ग्रहण किया था, उसका पुनर्मूल्यांकन किया। फिर वह उनके चारों ओर चल रही अराजकता के बावजूद हंस पड़ी। ठीक है, बकवास। कोई आश्चर्य नहीं कि रोलैंड ने आपको यहां भेजा है। आपका स्तर क्या है? यह सवाल जागृति के लिए नाम पूछने की तुलना में अधिक लोकप्रिय हो गया था। 20। बस इसे एक क्षण पहले मारा। 20। उसने अविश्वास में अपना सिर हिलाया। मैं 24 के स्तर पर हूं और आप मुझसे ज्यादा जोर से मार रहे हैं। आपके पास किस तरह की क्लास है? मैथ्यू थोड़ा मुस्कुराया लेकिन जवाब नहीं दिया। इसके बजाय एक और विस्फोटक हमला शुरू किया जिसने दीवार के एक हिस्से को पार कर दिया। कप्तान मुस्कुराया। बस वही करते रहो जो तुम कर रहे हो। हमें उस मारक क्षमता की जरूरत है। उसने उस ओर इशारा किया जहां मानव हमलावरों की एकाग्रता आगे की स्थिति स्थापित कर रही थी। वहां ध्यान केंद्रित करें। इससे पहले कि वे उचित हमले का समन्वय कर सकें, उनके गठन को तोड़ दें। आयरन पीक बेस के जागरण करने वालों और घुसपैठ करने वालों के बीच लड़ाई कई घंटों तक जारी रही। कई योद्धा मारे गए और दोनों तरफ से फिर से पैदा हुए। मनुष्यों और जानवरों के शरीर जमीन पर समान रूप से बिखरे हुए थे। मौत, खून और गोर की गंध हवा को एक मतली वाली मोटाई से भर रही थी जिसे अनुभवी जागृति करने वालों को भी अनदेखा करने के लिए संघर्ष करना पड़ा। मैथ्यू ने अपने लबादे की आस्तीन से अपने माथे से पसीना पोंछा। वह बिना रुके लगातार मार रहा था, एक अथक आक्रामक गति बनाए रखता था जिसकी बराबरी कुछ ही कर सकते थे। उसने पहले ही कम से कम 100 हत्याएं कर ली थीं, शायद इससे भी अधिक। उसने पहले 20 या उसके बाद गिनना बंद कर दिया था। उनके हमले ज्यादातर पीछे की रेखाओं पर जानवरों को लक्षित कर रहे थे ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई भी अग्रिम पंक्ति के योद्धा विस्फोटक दायरे में न फंसे और दोस्ताना आग से घायल न हो। मैथ्यू को पता था कि एक बार जब उसकी विस्फोटक लपटें फट गईं, तो आसपास के सहयोगी योद्धा भी गंभीर रूप से घायल हो सकते हैं। वह जिस विनाशकारी गति को बनाए रख रहा था, वह पूर्वी दीवार पर भारी चोटों के बिना किसी भी योद्धा को नहीं छोड़ेगा अगर वह अपनी स्थिति के बारे में सावधान नहीं था। मैथ्यू, क्या आप ब्रेक नहीं लेने जा रहे हैं? आप इतने लंबे समय से लड़ रहे हैं। एक सांस लें, लायरा ने प्राचीर पर लौटते हुए कहा। जादूगर कप्तान ने अभी अभी अपना ब्रेक समाप्त किया था, जिससे उसका मन अच्छे स्तर तक ठीक हो सका। मैथ्यू ने आंतरिक रूप से अपने कौशल की प्रगति पर नजर डाली। विस्फोटक लॉ। रैंक दुर्लभ। प्रवीणता 62%। दीवार पर पिछले कुछ घंटों की गहन लड़ाई के दौरान उनकी दक्षता लगातार बढ़ रही थी, जब तक कि यह दबाव में निरंतर आवेदन के माध्यम से 62 तक नहीं पहुंच गई। लेकिन वह एक और पठार से टकरा गया। समान कास्टिंग आवृत्ति और युद्ध की तीव्रता को बनाए रखने के बावजूद सुधार की दर नाटकीय रूप से धीमी हो गई थी। अगर मैं इसी तरह जारी रखता हूं, तो मैं टाइमर समाप्त होने से पहले पूर्ण महारत तक नहीं पहुंच पाऊंगा,
मैथ्यू ने गंभीर रूप से सोचा। मुझे एक बार फिर इस कौशल की मौलिक प्रकृति पर विचार करने की आवश्यकता है, यह समझने की कोशिश करें कि लापता कड़ी क्या है। उसके बाद ही क्या मैं वास्तव में इस कौशल को अपना मानूंगा। मैं कुछ समय निकालने जा रहा हूं, मैथ्यू ने जोर से कहा। मेरा मन कम है और जानवरों की संख्या वैसे भी पतली हो रही है। आप इसे यहां से संभाल सकते हैं। उसके चारों ओर तैनात जागृति ने तुरंत प्रोत्साहन के साथ जवाब दिया। इसके बारे में चिंता मत करो। आपने बाकी कमा लिया है। जब तक आप कर सकते हैं, खाने के लिए कुछ प्राप्त करें। हालांकि उन्होंने मुश्किल से एक साथ समय बिताया था, अपने आम दुश्मनों के खिलाफ केवल कुछ घंटों के लिए लड़ते हुए, रक्षकों ने मैथ्यू के लिए वास्तविक सम्मान और प्रशंसा विकसित की थी। उसने अपने समय पर हस्तक्षेप के माध्यम से उनमें से कई को निकट मृत्यु की स्थितियों से बचाया था, योद्धाओं को रसातल से वापस खींच लिया था जब जानवरों ने उन्हें घेर लिया था या मानव हमलावरों ने घातक संयोजनों का समन्वय किया था। जागृति करने वालों ने स्वाभाविक रूप से शक्ति और क्षमता का सम्मान किया। मैथ्यू के पास दोनों बहुतायत में थे और उन्होंने बिना अहंकार या शोबोटिंग के बार बार साबित कर दिया था। वह बस प्रभावी ढंग से लड़े, कुशलता से मारे गए और अवसर आने पर अपने सहयोगियों को जीवित रखा। इसने किसी भी शब्द की तुलना में तेजी से वफादारी अर्जित की। मैथ्यू प्राचीर से उतरा, उसका मन भंडार धीरे धीरे इष्टतम स्तर की ओर चढ़ रहा था क्योंकि वह युद्ध से बाहर निकल गया था। उसने आंतरिक आंगन का एक अपेक्षाकृत शांत कोना पाया, जो युद्ध की तत्काल अराजकता से दूर था, और एक आपूर्ति टोकरे के खिलाफ अपनी पीठ के साथ बैठ गया। उसका स्टाफ उसकी गोद में आराम कर रहा था क्योंकि उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और अपना ध्यान अंदर की ओर कर लिया। विस्फोटक लॉ। मैं संपीड़न सिद्धांत को समझता हूं, मैंने मूल अनुप्रयोग में महारत हासिल कर ली है। लेकिन कुछ गहरा है जो मुझे याद आ रहा है। उन्होंने अपने दिमाग में कौशल की संरचना की कल्पना की, स्मृति से सैकड़ों कलाकारों को फिर से चलाया। जिस तरह से मन बहता था, प्रतिरोध बिंदु, वे क्षण जब संपीड़न प्राकृतिक बनाम मजबूर महसूस होता था। केल की सफलता तकनीक ने आग को उसके स्तर पर जो संभव होना चाहिए उससे परे संकुचित कर दिया। उन्होंने न केवल विस्फोट को बड़ा किया, उन्होंने इसे निवेश की गई मन की प्रति इकाई मौलिक रूप से अधिक विनाशकारी बना दिया। यह दक्षता है, सिर्फ शक्ति नहीं। मैथ्यू की आंखें थोड़ी खुल गईं क्योंकि एहसास बनने लगा। मैं इस बात पर ध्यान केंद्रित कर रहा हूं कि मैं कितना संपीड़ित करता हूं। लेकिन शायद कुंजी अकेले संपीड़न अनुपात नहीं है। शायद यह संपीड़न की संरचना के बारे में ही है। उसने अपनी हथेली में एक छोटी विस्फोटक लौ बनाई जो इसे बिना छोड़े स्थिर रखती थी। कुछ मिनटों के लिए अपने हाथ में लौ को देखने के बाद मैथ्यू ने आग के गोले को फैलने दिया और अपनी दक्षता में सुधार करने के तरीकों के बारे में गहराई से सोचना शुरू कर दिया। दुर्भाग्य से उनका ब्रेक उनकी समझ में किसी भी महत्वपूर्ण सफलता के बिना समाप्त हो गया। पायरोमैंसर क्लास में 16 घंटे रह गए। जिस तरह से चीजें आगे बढ़ रही थीं, मैथ्यू को विश्वास नहीं था कि वह शेष समय के दौरान 70% प्रवीणता के निशान को पार कर सकता है। विकास के लिए आवश्यक 100% तक पहुंचने की तो बात ही छोड़ दें। उस समय मैथ्यू ने एक निर्णय लिया। पूर्वी दीवार पर रहने से उसे इस पठार को पार करने में मदद नहीं मिलने वाली थी। उसे अधिक शक्तिशाली जादूगरों को अपने स्वयं के विस्फोटक मंत्र का उत्पादन करते हुए देखने, वास्तविक समय में उनकी तकनीकों का निरीक्षण करने और उनके कास्टिंग विधियों और अपने स्वयं के बीच अंतर का विश्लेषण करने की आवश्यकता थी। मुझे केल को ढूंढना है। उसे अपने स्वयं के मंत्र डालते हुए देखना मुझे ऐसी अंतर्दृष्टि प्रदान कर सकता है जिसके बारे में मैंने नहीं सोचा है। उस विचार को दृढ़ता से ध्यान में रखते हुए मैथ्यू पूर्वी प्राचीर पर लौट आया और कैप्टन लायरा से संपर्क किया, जो हमलावरों की एक नई लहर के खिलाफ एक और वॉली का समन्वय कर रहा था। कप्तान, मैं दीवार के एक अलग हिस्से में जा रहा हूं, मैथ्यू ने सीधे कहा। मैं अभी कहीं और अधिक उपयोगी हो सकता हूं। लायरा ने उसकी ओर देखा, उसकी अभिव्यक्ति संक्षिप्त निराशा दिखा रही थी। जितना वह टीम के आश्वासन और मनोबल के लिए मैथ्यू की विनाशकारी मारक क्षमता को पूर्वी दीवार पर रखना चाहती थी, तत्काल दबाव काफी कम हो गया था। उन्हें अब इस पथ पर बने रहने के लिए समर्थन की सख्त जरूरत नहीं थी। ठीक है, आप जा सकते हैं, उसने सिर हिलाते हुए कहा।
वहां से सावधान रहें। आइए इस दुस्वप्न के खत्म होने के बाद कुछ अच्छे डिनर के साथ जश्न मनाएं। मुझ पर मत मरो, मैथ्यू। आप भी, कप्तान, मैथ्यू ने प्राचीर से उतरने से पहले हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया। उन्होंने संगठित अराजकता के माध्यम से नेविगेट करते हुए आयरन पीक बेस के आंतरिक जिलों के माध्यम से आगे बढ़ना शुरू किया। घायल जागरण करने वालों को उपचार केंद्रों पर ले जाया जा रहा था। आपूर्ति धावकों ने औषधि और गोला बारूद वितरित किया। मैथ्यू ने प्रत्येक रक्षात्मक स्थिति को स्कैन किया क्योंकि वह गुजर रहा था सैकड़ों जागृतिकों, उग्र जानवरों और बिखरी हुई लाशों के बीच अपने लक्ष्य की तलाश कर रहा था। लड़ाई कई मोर्चों पर फैल गई थी। मुख्य द्वार सबसे भारी लड़ा जाने वाला क्षेत्र बना रहा, लेकिन दीवार के लगभग हर हिस्से के साथ लड़ाई हुई। कई लड़ाई क्षेत्रों के माध्यम से चक्कर लगाने और 3 अलग अलग प्रमुख रक्षात्मक पदों की जांच करने के बाद मैथ्यू ने आखिरकार देखा कि वह किसकी तलाश कर रहा था। केल उत्तरी प्राचीर के ऊपर खड़ा था। उसके विशिष्ट लाल बाल और बहने वाले वस्त्र दूर से भी तुरंत पहचाने जा सकते थे। उनकी टीम ने उनके चारों ओर लड़ाई लड़ी। मार्कस ने अपनी दोहरी तलवारों के साथ जानवरों को उलझाया जो दीवार के किनारे पर चढ़ गए। भाला चलाने वाली महिला अन्य योद्धाओं के साथ समन्वय कर रही थी। समर्थन जादूगर बाधाओं को बनाए रख रही थी। और केल ने खुद विस्फोटक आग के गोले छोड़े। प्रत्येक विस्फोट एक साथ कई खतरों को खत्म कर दिया। वहां तुम हो, मैथ्यू ने बुदबुदाया, थोड़ा मुस्कुराते हुए क्योंकि उसने देखा कि दुश्मन की भीड़ की ओर विनाशकारी जादू फेंकते हुए भी केल की अलग-थलग अभिव्यक्ति अपरिवर्तित रहती है। मैथ्यू ने उत्तरी भाग की ओर अपना रास्ता बनाना शुरू कर दिया। पहले से ही हीट सेंस को सक्रिय कर रहा था और केल की कास्टिंग तकनीक के हर पहलू का विश्लेषण करने की तैयारी कर रहा था। यह वह अवसर था जिसकी उन्हें अपनी कौशल दक्षता में एक और सफलता हासिल करने की आवश्यकता थी। यही नहीं। मैथ्यू बिना किसी घोषणा के लड़ाई में शामिल हो गया। अपनी खुद की विस्फोटक लपटों को लॉन्च किया, जिसने नीचे के दुश्मनों पर तबाही बरसाई। उनके हमलों ने उत्तरी दीवार पर चढ़ने का प्रयास करने वाले जानवरों के एक समूह पर हमला किया। विस्फोटों ने उनके गठन को तितर-बितर कर दिया और रक्षकों को कीमती सेकंड खरीद लिया। केल का सिर परिचित विस्फोटक आग पर घूम गया। समझ का एक संकेत केल की अन्यथा अलग-थलग अभिव्यक्ति को पार कर गया क्योंकि उसने मैथ्यू को उत्तरी प्राचीर की रक्षा में शामिल होने पर बखली ओर देखा। तो यह वही है जब आपने कहा था कि हम जल्द ही फिर से मिलेंगे, केल ने धीमी आवाज में कहा। युद्ध के मैदान की अराजकता के बीच मुश्किल से सुनाई दे रहा था। मैथ्यू बस मुस्कुराया, अपनी कास्टिंग लय को नहीं तोड़ते हुए क्योंकि उसने एक और जादू तैयार किया था। उसने जंगल में केल से कहा था कि वे बहुत जल्द मिलेंगे और यहाँ वे आयरन पीक की दीवारों पर कंधे से कंधा मिलाकर लड़ रहे थे क्योंकि बेस एक अभूतपूर्व हमले से बचने के लिए संघर्ष कर रहा था। केल ने अपना ध्यान युद्ध के मैदान में लौटा दिया। अब मैथ्यू के आगमन पर ध्यान नहीं दिया। काम किया जाना था और विकर्षण विलासिता थी जिसे न तो बर्दाश्त किया जा सकता था। मैथ्यू ने खुद को केल से कई मीटर की दूरी पर रखा, कौतुक की तकनीकों को स्पष्ट रूप से देखने के लिए पर्याप्त रूप से, लेकिन एक दूसरे के कास्टिंग आर्क में हस्तक्षेप करने या उनके विस्फोटक त्रिज्या में खतरनाक ओवरलैप बनाने से बचने के लिए काफी करीब। उन्होंने तुरंत अपना विश्लेषण शुरू किया, ध्यान से देखते हुए कि केल ने विनाशकारी जादू के बाद जादू का गठन किया और जारी किया। अवलोकन के कुछ ही मिनटों के भीतर अंतर स्पष्ट हो गया। उसकी आग मेरी आग से भी तेज होती है। संपीड़न मेरे चरणबद्ध दृष्टिकोण के बजाय एक एकल द्रव गति में होता है। मैथ्यू की आंखें सिकुड़ गईं क्योंकि केल ने एक और विशाल आग का गोला छोड़ा। उन्होंने संपीड़न, प्रक्षेपण और अंत में पूर्ण एकाग्रता के साथ विस्फोट के माध्यम से प्रारंभिक मनसभा से इसके गठन को ट्रैक किया। जिस तरह से विस्फोटक बल ने प्रभाव पर वितरित किया, ऊर्जा रिलीज की दक्षता, यह वास्तव में एक कला थी। मैथ्यू ने अपनी खुद की विस्फोटक लौ डालना शुरू कर दिया। इस बार उसने जो देखा उसकी नकल करने का प्रयास किया। उन्होंने मन के धागों को व्यवस्था में मजबूर करने के बजाय स्वाभाविक रूप से स्थिति में प्रवाहित होने देने की कोशिश की। उनका पहला प्रयास अनाड़ी था। इससे पहले कि वह उचित गठन स्थापित कर पाता, धागे उलझ गए, पूरे मंत्र में कमजोरी पैदा कर रहे थे। आग का गोला बन गया लेकिन उसकी हथेली में खतरनाक रूप से अस्थिर महसूस हुआ। उन्होंने इसे वैसे भी एक दूर के लक्ष्य की ओर छोड़ दिया और यह निराशाजनक परिणामों के साथ समय से पहले मध्य उड़ान में विस्फोट कर दिया।
तुरंत दोहराने के लिए बहुत जटिल है, लेकिन मैं इसकी ओर धीरे धीरे काम कर सकता हूं। समय के साथ छोटे छोटे सुधार बढ़ते जाते हैं। मैथ्यू कोशिश करता रहा, युद्ध के मैदान की मांगों के बावजूद जानबूझकर विविधताओं के साथ प्रयोग करता रहा। कुछ प्रयासों ने काफी अच्छा काम किया, कई शानदार ढंग से विफल रहे। उनके मंत्र हवा के बीच में विस्फोट कर रहे थे या पूरी तरह से बाहर निकल गए थे। उसके आसपास के लोग स्पष्ट रूप से भ्रमित हो गए। उन्हें समझ में नहीं आया कि यह शक्तिशाली जादूगर जो दुश्मन बलों को तबाह कर रहा था, अचानक असफल कास्टिंग पर मन को बर्बाद कर रहा था, एक पूर्ण शौकिया की तरह अपने लक्ष्यों के आधे रास्ते में अपने स्वयं के मंत्रों को विस्फोट कर रहा था। कुछ ने चिंतित निगाहों का आदान प्रदान किया, यह सोचकर कि क्या वह थक गया था या घायल हो गया था। दूसरों ने मान लिया कि वह कुछ परीक्षण कर रहा था, लेकिन यह समझ नहीं सका कि वह प्रयोग के लिए युद्ध का मैदान क्यों चुनेगा। मैथ्यू ने उनके भ्रम को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। उनका ध्यान निरपेक्ष रहा। इस गहन चक्र में 1 घंटा बीत गया। मैथ्यू की सफलता दर धीरे धीरे 20% कार्यात्मक कलाकारों से लगभग 40% तक सुधर गई। जैसे ही उसने एक और विस्फोटक लॉ बनाई, मैथ्यू ने महसूस किया कि कुछ जगह में क्लिक करता है। मन के धागे पहले की तुलना में काफी कम प्रतिरोध के साथ व्यवस्था में प्रवाहित हुए, एक ऐसे कॉन्फ़िगरेशन में बस गए जो महसूस किया। दाएं। यह बात है। उन्होंने इसे एक चार्जिंग स्तर 19 सुअर की ओर लॉन्च किया जो अग्रिम पंक्ति से टूट गया था। आग का गोला भयानक गति से दूरी पार कर गया, गार्ड के सुअर को पकड़ लिया। परिणामी विस्फोट उनके पिछले विस्फोटों की तुलना में काफी अधिक शक्तिशाली था। यही नहीं, विस्फोट का दायरा मानक 2 मीटर से आगे बढ़ गया। विस्फोट में 2 अतिरिक्त जानवरों को पकड़ लिया और उन्हें गंभीर जलने के साथ पीछे की ओर गिरा दिया। आपने एक स्तर 19 ट्राइटस्क सुअर को मार डाला है। तुमने 40 जीवन प्राप्त किए हैं। आपने एक स्तर 17 भेड़िए को मार डाला है। तुमने 5 जीवन प्राप्त किए हैं। विस्फोटक लॉ। रैंक दुर्लभ। प्रवीणता 70%। विवरण: आप आग की लपटों को उत्पन्न कर सकते हैं जो प्रभाव पर विस्फोट करती हैं। विस्फोट का आकार मन के साथ तराजू का निवेश किया गया। विस्फोट त्रिज्या 2 मीटर। विस्फोट ढलाईकार सहित त्रिज्या के भीतर सभी लक्ष्यों को प्रभावित करते हैं। प्लस 140% क्षति। मैथ्यू ने महसूस किया कि कौशल की समझ गहरी हो गई है। उस एकल सफल कलाकारों ने उन्हें समझ के दूसरे स्तर पर धकेल दिया था। उन्होंने तुरंत एक और कलाकार शुरू किया, प्राकृतिक प्रवाह की उसी भावना को दोहराने की कोशिश की। इस बार यह आसान हो गया। यह निश्चित रूप से सही नहीं था, लेकिन यह विश्वसनीय था। आग का गोला लॉन्च हुआ और बल के साथ विस्फोट हो गया। बूम, बूम, बूम। उसकी सफलता दर अब तेजी से बढ़ रही थी कि उसने अपने कौशल के पीछे एक और मौलिक सिद्धांत को समझ लिया था। जैसे ही उसने नीचे के जानवरों पर मंत्र बरसाए, मैथ्यू मदद नहीं कर सका, लेकिन उस समय के बारे में सोच रहा था जो उसने छिपे हुए क्षेत्र में बिताया था। हालांकि यह एक भयानक अनुभव था, विशेष रूप से उसके जैसे नवागंतुक के लिए। वह एक विस्तारित अवधि के लिए सेलिन के आसपास रहने के लिए भाग्यशाली था। अपनी वर्तमान स्थिति के विपरीत, उसके पास कई दिनों तक अपनी एलिमेंटल मैज क्लास की नकल करने का समय था, जिससे उन कौशलों पर उसकी दक्षता निरंतर अभ्यास के माध्यम से बढ़ सके। समय की विलासिता ने उन क्षमताओं में महारत हासिल करना काफी आसान बना दिया था। अब वह टाइमर के खिलाफ दौड़ रहा था, प्राकृतिक कौशल विकास के दिनों को एक ही दिन में संपीड़ित करने की कोशिश कर रहा था। उत्तरी प्राचीर पर युद्ध का दबाव पूर्वी खंड की तुलना में काफी अधिक था जहां लायरा तैनात थी, लेकिन यह अभी भी अत्यधिक खतरनाक नहीं था। मैथ्यू इस क्षेत्र में कई शक्तिशाली जागृति को केंद्रित देख सकता था, जिसमें केल की पूरी टीम और कई अन्य अनुभवी दस्ते शामिल थे। उत्तरी दीवार ने आयरन पीक के मुख्य जिलों के मुख्य दृष्टिकोणों में से एक का बचाव किया, जिससे यह प्राथमिकता की स्थिति बन गई। उसे पकड़ो, उसे भागने मत दो, अग्रिम पंक्ति के जागरण करने वालों में से एक अचानक अपने सहयोगियों से चिल्लाया। हंगामे ने मैथ्यू का ध्यान खींचा। कई रक्षक दुश्मन को अलग थलग करने और पकड़ने में कामयाब रहे थे, जानवरों के साथ समन्वय करने वाले मानव हमलावरों में से एक।
पकड़े गए व्यक्ति ने भागने की सख्त कोशिश की, पिटाई की और चैनल किया कि वह किस मन तक पहुंच सकता है। लेकिन वह जल्दी ही उस पर लगाए गए प्रतिबंधों की भारी संख्या से अभिभूत हो गया। बचाव करने वाले जागरण को कैदी पकड़ने में स्पष्ट रूप से अनुभव किया गया था, जो तुरंत रिस्पॉन्स तंत्र के माध्यम से भागने के किसी भी प्रयास को रोकने के लिए गंभीर चोटें पहुंचाते थे। यदि दुश्मन जागृत व्यक्ति ने स्वतंत्रता का एक सेकंड भी खरीदने के लिए खुद को मार डाला, तो वह अभयारण्य के डिबफ से इतना कमजोर हो जाएगा कि फिर से कब्जा करना अब की तुलना में आसान होगा। रक्षकों ने इस मैकेनिक को समझा और उसके अनुसार कार्य किया। यह युद्ध कैदियों से निपटने का एक प्रभावशाली तरीका है। मैथ्यू ने दिग्गजों से सीखते हुए मन ही मन सोचा। अगर दुश्मन की चीख तब गूंज उठी जब दिग्गजों में से एक ने क्रूर तलवार के हमले से कोहनी पर अपना हाथ काट दिया। धड़ाम! अंग खून से लथपथ जमीन पर गिर गया। अंततः आसपास के मनुष्यों और जानवरों के चल रहे संघर्ष से रौंद दिया गया। मैथ्यू ने निष्कर्षण में हस्तक्षेप करने का प्रयास करने वाले जानवरों के समूह की ओर शक्तिशाली विस्फोटक लपटों को भेजकर कब्जा करने में मदद की। उनके मंत्रों ने आग और आघात बल की एक दीवार बना दी जिसने दुश्मन के सुदृढ़ीकरण को कैदी तक पहुंचने से रोक दिया, जिससे कब्जा करने वाली टीम को कीमती सेकंड मिल गए। 1 मिनट के भीतर पकड़े गए जागृत व्यक्ति को बेस की आंतरिक दीवारों के अंदर खींच लिया गया, मनदबाने वाले प्रतिबंधों से बांधा गया और उन कर्मियों को सौंप दिया गया जो बाद की तारीख में कैद करेंगे और उससे पूछताछ करेंगे। उनके दुश्मन के बारे में जानकारी गंभीर रूप से महत्वपूर्ण थी, जबकि जानवर रणनीति या उद्देश्यों के बारे में खुफिया जानकारी प्रदान नहीं कर सकते थे, मानव कैदी निश्चित रूप से कर सकते थे। यह बंदी यह बता सकता है कि हमले का आयोजन किसने किया, उन्होंने जानवरों को कैसे नियंत्रित किया और उनका अंतिम उद्देश्य क्या था। मैथ्यू ने अपना पूरा ध्यान चल रही घेराबंदी पर लौटा दिया। उन्होंने एक और विस्फोटक लॉ का गठन किया, इस बार उस सहज मन प्रवाह को प्राप्त किया जिसका वह अभ्यास कर रहा था। मंत्र शुरू किया और संतोषजनक शक्ति के साथ विस्फोट किया। प्रवीणता 71%। मैथ्यू मुस्कुराया और अपना अथक हमला जारी रखा। आप 21 के स्तर पर पहुंच गए हैं। नाम मैथ्यू। जाति मानव। कक्षा वर्गहीन पायरोमैंसर। स्तर 21 2%। लाइव्स 4929। ताकत 32, चपलता 34, संविधान 35, मन 48, सभी आंकड़ों के लिए +5। विशेषता अंक 0। कौशल मौलिक हमला 5 तत्व आत्मीयता, दृढ़ता, चांदी की त्वचा, पायरोमांटिक आत्मीयता, विस्फोटक लौ, गर्मी भावना, सीमित समय। प्रतिभा ग्रिम रीपर। कक्षा कौशल कक्षा स्लॉट 1/1। मैथ्यू अधिसूचना पर चमककर मुस्कुराया। हालांकि वह जिन जानवरों को मार रहा था उनमें से अधिकांश उसके नीचे 1 या 2 स्तर नीचे थे, लेकिन उसके द्वारा समाप्त किए गए दुश्मनों की विशाल मात्रा ने उसे दहलीज से अगले स्तर तक धकेल दिया था। वह परिणामों से संतुष्ट था। महत्वपूर्ण जोखिम उठाए बिना धीरे धीरे अपने स्तर को बढ़ाना हमेशा बेहतर होता था जब विशुद्ध रूप से प्रगति पर ध्यान केंद्रित किया जाता था। विस्फोटक लॉ। रैंक दुर्लभ। प्रवीणता 79%। जैसे जैसे उनकी दक्षता ऊंची होती गई, मैथ्यू को सार्थक समझ हासिल करना मुश्किल होता गया। केल के ठीक बगल में स्थित होने के बावजूद, कौतुक की हर गति को देखने और प्रत्येक कास्टिंग तकनीक का विश्लेषण करने के बावजूद, मैथ्यू ने एक बार फिर खुद को एक और मील के पत्थर पर फंसा हुआ पाया था। घटते रिटर्न निराशाजनक थे लेकिन अपेक्षित थे। महारत का अंतिम 20% हमेशा सबसे चुनौतीपूर्ण साबित हुआ, जिसके लिए ऐसी अंतर्दृष्टि की आवश्यकता होती है जिसे केवल देखा और दोहराया नहीं जा सकता था। इसलिए मैथ्यू ने सरासर अभ्यास मात्रा का उपयोग करके बाधा के माध्यम से शक्ति प्राप्त करने का फैसला किया। यदि वृद्धिशील समझ धीमी हो रही थी, तो क्रूर पुनरावृत्ति की भरपाई करनी होगी। एक बार जब मैं 25 के स्तर पर पहुंच जाता हूं, तो मेरे पास अपना वर्ग विकास कार्य होगा। और मैथ्यू के विचार हिंसक रूप से बाधित हो गए जब एक विशाल दहाड़ ने पूरे आधार को भर दिया। ध्वनि इतनी शक्तिशाली थी कि इसने शारीरिक रूप से उसके शरीर को हिला दिया। उसकी आंखें सजगता से चौड़ी हो गईं और सहज भय उसकी रीढ़ की हड्डी में रेंग गया, उसके उच्च गुणों और युद्ध के अनुभव के बावजूद। यह सिर्फ शोर नहीं था,
यह भारी शक्ति की घोषणा थी जिसने सचेत विचार को दरकिनार कर दिया और मौलिक उत्तरजीविता प्रतिक्रियाओं को ट्रिगर किया। मैथ्यू का सिर इधर उधर फट गया, दहाड़ के स्रोत की खोज कर रहा था। लेकिन उसे जल्दी ही एहसास हुआ कि आवाज उत्तरी प्राचीर या आसपास कहीं से नहीं आई थी। यह कम से कम कई 100 मीटर दूर आयरन पीक के पश्चिमी किनारे पर मुख्य द्वार से उत्पन्न हुआ। केल भी ध्वनि की ओर मुड़ा, उसकी अभिव्यक्ति गंभीर थी। ऐसे क्षण अभी बीते ही थे जब बेस के अंदरूनी हिस्से के भीतर से एक जबरदस्त आभा निकली। एक दबाव इतना तीव्र था कि इस दूरी पर भी मैथ्यू इसे युद्ध के मैदान में शक्ति की ज्वार की लहर की तरह धोते हुए महसूस कर सकता था। आभा पश्चिमी द्वार की ओर चली गई जहां दहाड़ की उत्पत्ति हुई थी। यह बेस लॉर्ड है। वह उस ध्वनि के कारण जो भी जानवर पैदा हुआ है उसे उलझा रहा है। बेहतर होगा कि वह प्राणी अब अपनी कब्र खोदना शुरू कर दे। एक अनुभवी ने बिना एक बीत चुके अपने आसपास के जानवरों से लड़ना जारी रखते हुए हंसा। आयरन पीक बेस के दिग्गज अपने नेता की क्षमताओं पर भरोसा कर रहे थे। उनका मनोबल डगमगाया नहीं। अगर कुछ भी हो तो यह उनके सबसे मजबूत जागृति के व्यक्तिगत रूप से लड़ाई में शामिल होने की संभावना पर बढ़ गया। मैथ्यू ने लगभग 5 मिनट तक उत्तरी दीवार पर अपना हमला जारी रखा, अपनी कास्टिंग लय को बनाए रखा और विस्फोटक ज्वाला की दक्षता को धीरे धीरे ऊपर धकेल दिया। फिर उसके चारों ओर जागृत लोगों द्वारा ले जाए गए संचार उपकरणों से एक तेज अलार्म सुना। बेस लॉर्ड घायल हो गया है। लेवल 20 से ऊपर के लड़ाके तुरंत पश्चिमी गेट पर रिपोर्ट करते हैं। अब सुदृढ़ीकरण की आवश्यकता है। आवाज में तात्कालिकता अचूक थी। बोलने वाला व्यक्ति घबरा गया था, जिसका मतलब था कि स्थिति निश्चित रूप से गंभीर थी। तुरंत जीते गए युद्ध पर सभी का विश्वास गायब हो गया। मुस्कुराहट गायब हो गई। बातचीत वाक्य के बीच में ही मर गई। बेस लॉर्ड, जो पूरी बस्ती में सबसे मजबूत जागृति के रूप में प्रसिद्ध था, बुरी तरह से घायल हो गया था कि उसे आपातकालीन सुदृढ़ीकरण की आवश्यकता थी। किस तरह का जानवर ऐसा कर सकता है? मैथ्यू ने सोचा। वास्तविक चिंता कौशल प्रशिक्षण पर अपने पिछले ध्यान को बदल रही है। आयरन पीक बेस में सबसे मजबूत जागृति करने वालों के उनके अवलोकन के आधार पर बेस लॉर्ड को कम से कम स्तर 24 होना चाहिए और सबसे अधिक संभावना है कि स्तर 25 दूसरे अभयारण्य में चढ़ने के लिए अपने वर्ग कार्य को पूरा करने की प्रतीक्षा कर रहा है। आधार स्वामी भी अपनी शक्ति की स्थिति में बने रहने के लिए उद्देश्यपूर्ण रूप से आरोहण से बच सकता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वह पहले अभयारण्य में मजबूत नहीं था। मैथ्यू का शरीर बेस के पश्चिमी हिस्से की ओर मुड़ गया। केल और उनकी पूरी टीम भी ऐसा ही कर रही थी। उनके हाव भाव गंभीर और केंद्रित थे। केल की आंखें प्राचीर के पार मैथ्यू से मिली। आपसी समझ के एक संक्षिप्त क्षण के बाद दोनों जागृति ने सिर हिलाया। एक और शब्द के बिना उन्होंने पश्चिमी द्वार की ओर दौड़ने से पहले अन्य जागृतकर्ताओं के साथ अपनी स्थिति का व्यापार किया। मार्कस और केल की बाकी टीम ने तुरंत पीछा किया। मैथ्यू आयरन पीक की आंतरिक सड़कों के माध्यम से उनके साथ दौड़ा, आसानी से जागृत इमारतों और वस्तुओं को चकमा दिया। पश्चिमी द्वार पर जो कुछ भी मौजूद था वह उत्तरी दीवार पर किसी भी चीज की तुलना में कहीं अधिक परेशानी भरा था, जो अब दुश्मनों को सफलतापूर्वक अभिभूत कर रहा था और उन्हें पीछे धकेल रहा था। मैथ्यू ने खुद को एक नरम मुस्कान की अनुमति दी क्योंकि आंतरिक रूप से एक खतरनाक विचार बना था। उसे यकीन नहीं था कि जानवर पूरी तरह से सक्षम था, लेकिन वह जानता था कि यह बेस लॉर्ड को घायल करने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली था, जिसने इसे वही बना दिया जो उसे अपने नए कौशल की दक्षता को अधिकतम करने के लिए आवश्यक था। मैथ्यू, केल और उनकी टीम तत्काल घोषणा के 1 मिनट के भीतर बेस के पश्चिमी हिस्से में पहुंच गई। कई जागृति करने वाले पूरे आयरन पीक से उनके साथ एकत्रित हुए, हर रक्षात्मक स्थिति से हथियारों के साथ और मन धधकते हुए। सभी को उम्मीद थी कि वे बहुत देर नहीं कर चुके हैं। यह घोषणा मदद के लिए एक अंतिम उपाय कॉल थी, जिसका अर्थ था कि बेस लॉर्ड या तो सगाई के दौरान कई बार मर चुका था, या उसे इतनी भयावह चोटें लगी थीं कि एक बार भी मरने से दुर्बल करने वाले डिबफ लागू हो जाएंगे जो उसे निरंतर युद्ध के लिए लगभग बेकार बना देंगे। कोई भी परिदृश्य विनाशकारी था। अपनी ही बस्ती के अंदर एक बेस लॉर्ड की मृत्यु मनोबल के लिए विनाशकारी थी। एक बार जब एक स्वामी अपने क्षेत्र की रक्षा करते हुए गिर गया, तो उसकी कमान के अधीन लोगों पर मनोवैज्ञानिक प्रभाव विनाशकारी हो गया।
दहशत जंगल की आग की तरह फैल जाएगी, टीमों के बीच समन्वय ढह जाएगा और आत्मविश्वास पूरी तरह से टूट जाएगा। इसने लगभग हमेशा उस आधार के कुल नुकसान को सुनिश्चित किया। मैथ्यू की नज़र पश्चिमी द्वार के हत्या क्षेत्र पर हावी विशालकाय पर पड़ी। यह एक विशाल भालू था जो अपने पिछले पैरों पर सीधा खड़ा होने पर आसानी से 4 मीटर लंबा था। इसका मजबूत भूरा कोट एक धातु की चमक के साथ चमक रहा था जो अधिकांश तीरों को विक्षेपित कर देता था और हताश रक्षकों द्वारा उस पर फेंके जा रहे कमजोर मंत्र थे। भालू की सबसे उल्लेखनीय विशेषता उसकी 3 भुजाएं थीं। 2 उसके कंधों से एक प्राकृतिक स्थिति में निकले, विशाल अंग खंजर के आकार के पंजे में समाप्त हो गए। तीसरी भुजा उसकी छाती के केंद्र से विचित्र रूप से अंकुरित हुई, समान रूप से मांसल और समान रूप से घातक, प्राणी को एक अप्राकृतिक दुःस्वप्न रूप देती है जो किसी भी जीवित चीज की अपेक्षित शारीरिक रचना का उल्लंघन करती है। यह निस्संदेह एक एस रैंक जानवर है, मैथ्यू ने आशंका के साथ सोचा। यह छिपे हुए क्षेत्र से विंटर बीस्ट से भी अधिक मजबूत हो सकता है। यहां तक कि लगभग 100 मीटर की दूरी से धुएं, आग की लपटों और अराजकता से अलग, मैथ्यू ने महसूस किया कि उसकी रीढ़ की हड्डी में एक आंत की ठंडक चल रही है क्योंकि प्राणी की दमनकारी आभा युद्ध के मैदान में बह गई थी। यह वही मौलिक चेतावनी थी जिसे उसने विंटर बीस्ट का सामना करते हुए अनुभव किया था, सहज मान्यता कि वह अपनी वर्तमान क्षमताओं से कहीं अधिक कुछ का सामना कर रहा था। भालू ने एक विशाल पंजा जमीन में पटक दिया। प्रतिक्रिया में पृथ्वी का जादू बाहर की ओर बढ़ गया। पत्थर सड़क से दांतेदार खंभों में फूट पड़ा, जिसने 3 जागृति को सूली पर चढ़ा दिया जो समय पर चकमा नहीं दे सके। उनकी चीखें अचानक कट गईं क्योंकि चट्टान मांस के माध्यम से छेद कर रही थी और उनकी लाशों को भयानक सजावट की तरह सीधा पिन कर दिया गया था। प्राणी की छाती पर स्थित तीसरी भुजा ने मानव के आकार से 2 गुने बोल्डर में हेरफेर किया। इसने प्रक्षेप्य को एक समन्वित मंत्र बनाने का प्रयास करने वाले जादूगरों के एक समूह की ओर फेंक दिया। बोल्डर ने उनमें से 2 को तुरंत कुचल दिया, उनके शरीर जादुई रूप से चलने वाले पत्थर के टन के नीचे लुगदी में बदल गए। मैथ्यू की नज़र तब एक मानव आकृति पर पड़ी जो जागृति से घिरे हुए थे। जब वह ठीक हो गया तो उसकी रक्षा करने की सख्त कोशिश कर रहा था। बेस लॉर्ड की आभा अब वह भारी उपस्थिति नहीं थी जिसे मैथ्यू ने कुछ मिनट पहले महसूस किया था। यह अब कमजोर था, बेहोशी, तेज हवा में मोमबत्ती की तरह टिमटिमा रहा था जो किसी भी क्षण बुझने की धमकी देता था। भालू बेस लॉर्ड को मारने के बारे में अड़ा हुआ दिखाई दिया, जो कुछ भी उसके रास्ते में था उसे निर्मम दक्षता और बिना किसी दया के खत्म कर दिया। कमजोर जागृति करने वाले अपनी चोटों से उबरने के लिए बेस लॉर्ड को कीमती सेकंड खरीदने के लिए अपने जीवन की गिनती का त्याग कर रहे थे। उन्होंने खुद को भालू पर फेंक दिया, यह जानते हुए कि वे मर जाएंगे, कमजोर हो गए लेकिन क्षणिक विकर्षण पैदा कर रहे थे जिसने जानवर को अपने प्राथमिक लक्ष्य को पूरा करने से रोक दिया। तुम क्या कर रहे हो? चलो प्रभु की मदद करते हैं, एक जागृत व्यक्ति मैथ्यू पर चिल्लाया क्योंकि वह बिना किसी हिचकिचाहट के अराजक हाथापाई में गोता लगाता हुआ अतीत में भाग गया। मैथ्यू ने अधिक मापी गति से पीछा किया, सामरिक जागरूकता बनाए रखते हुए जानवर के करीब पहुंच गया। उन्होंने पहले ही स्थिति का अवलोकन किया था और अपना आकलन बनाया था। जबकि जानवर अत्यधिक शक्तिशाली था, इससे निपटना असंभव नहीं था। ऐसा करना बेहद मुश्किल और महंगा होगा। एक मरहम लगाने वाले ने बेस लॉर्ड के फटे हुए पैर पर पागलपन से काम किया, जो धीरे धीरे जादुई उपचार के तहत सुधारने और ठीक होने लगा। चोट गंभीर थी, हड्डी और मांसपेशियां फट गई थीं। मैथ्यू ने प्राणी की स्थिति को खींच लिया क्योंकि वह पास आया। 3 शस्त्र पहाड़ी भालू। स्तर 25। विवरण: पृथ्वी तत्व के प्रति उच्च संबंध रखने वाला एक दुर्लभ विकासवादी संस्करण। रक्षात्मक बाधाएं बनाने, प्रक्षेप्य हमले शुरू करने और अपने पहले से ही दुर्जेय प्राकृतिक कवच को मजबूत करने के लिए पत्थर और मिट्टी में हेरफेर कर सकते हैं। अपनी प्रजातियों के लिए अविश्वसनीय रूप से बुद्धिमान, सामरिक सोच और पर्यावरणीय हेरफेर में सक्षम। अपने सामने जानवर के विवरण को पढ़कर मैथ्यू और अधिक सतर्क हो गया। वह अब निश्चित था कि प्राणी वास्तव में एस रैंक वर्गीकरण का था। एक उन्नत तत्व के बजाय एक मूल तत्व होने के बावजूद पृथ्वी तत्व के प्रति जानवर की असाधारण उच्च आत्मीयता ने इसे बर्फ या बिजली जैसे अधिक उन्नत तत्वों को चलाने वाले प्राणियों के रूप में खतरनाक बना दिया।
किसी तत्व के साथ उच्च संबंध होने का मतलब था कि आप उस बल के साथ गहरे स्तर पर प्रतिध्वनित हो सकते हैं, जिससे जटिल मंत्रों और तकनीकों की तैनाती की अनुमति मिलती है, जिन्हें कम समानता वाले लोग निष्पादित करने में सक्षम नहीं होंगे। तत्व ने आपकी इच्छा का अधिक आसानी से जवाब दिया, कम प्रतिरोध के साथ आपके इरादों के प्रति झुक गया। उच्च मौलिक आत्मीयता रखने के लाभ प्रकृति में व्यापक थे। चाहे वह जादुई बिजली उत्पादन में वृद्धि हो, समतुल्य प्रभावों के लिए नाटकीय रूप से मन की खपत में कमी हो, और तेज कास्टिंग गति जिसने युद्ध में कई फायदे दिए। इस भालू ने पृथ्वी हेरफेर की अपनी महारत के माध्यम से उन सभी लाभों को मूर्त रूप दिया। दहाड़। माउंटेन बियर उग्र रूप से दहाड़ने लगा क्योंकि नए आने वाले सुदृढ़ीकरण से उस पर मजबूत मंत्रों की बौछार शुरू हो गई। प्राणी की बुद्धि तुरंत अपनी त्वरित प्रतिक्रिया में दिखाई दी। यह नीचे की जमीन से टकराया। दरारें पूरे युद्ध के मैदान को पार कर गईं, 20 मीटर के दायरे में मकड़ी के जाले के पैटर्न में बाहर की ओर फैल गईं, जिसने एक साथ दर्जनों जागरणकर्ताओं के लिए पैरों को अस्थिर कर दिया। योद्धाओं ने ठोकर खाई। जादूगरों ने अपना कास्टिंग रुख खो दिया और अपने जादू प्रक्षेपवक्र से चूक गए और तीरंदाजों के शॉट्स जंगली हो गए क्योंकि उनके नीचे की जमीन दुबक गई थी। उन दरारों से पृथ्वी की कीलें फूट पड़ी, गिरे हुए जागरण करने वालों को घायल कर दिया, जो क्षण भर के लिए संतुलन खो चुके थे। हमले सबसे गंभीर रूप से घायल हो गए, कवच और मांस को छेदते हुए। कई कमजोर रक्षकों की एकमुश्त मृत्यु हो गई। स्पाइक्स को महत्वपूर्ण अंग मिलने से पहले जानवर की भारी मौलिक शक्ति से बचाव करने में असमर्थ थे। सामने आ रही गंभीर स्थिति को देखते हुए, हताहतों की संख्या बढ़ने के साथ जागृति के साथ, मैथ्यू केल और अन्य लोगों के साथ हमले में शामिल हो गए जो बेस लॉर्ड की सहायता के लिए आए थे। मैथ्यू ने अपने कर्मचारियों को उठाया और अधिकतम संपीड़न के साथ एक विस्फोटक लौ जारी की। यही नहीं, केल ने एक अलग कोण से एक साथ अपना विनाशकारी आग का गोला लॉन्च किया। यही नहीं, दोहरे विस्फोटों ने माउंटेन बियर को 2 दिशाओं से मारा। माउंटेन बियर के मुंह से एक घुरघुराहट अनैच्छिक रूप से निकल गई क्योंकि शक्तिशाली हमलों ने उसकी रक्षा को दरकिनार कर दिया, जिससे वह थोड़ा घायल हो गया। नुकसान उठाने पर भालू ने तुरंत इन 2 मनुष्यों को शक्तिशाली खतरों के रूप में पहचान लिया, जो उन कमजोर हमलों से अलग थे जिन्हें वह लापरवाही से विक्षेपित कर रहा था या अनदेखा कर रहा था। पहले कुछ विस्फोटक प्रभाव सीधे भालू के शरीर पर उतरे, इससे पहले कि वह प्रतिक्रिया कर सके। प्राणी दर्द और आश्चर्य से दहाड़ने लगा कि किसी चीज ने वास्तव में उसे काफी चोट पहुंचा है। भालू ने तुरंत अपने चारों ओर संपीड़ित पत्थर और कठोर पृथ्वी की बाधाओं को उठाया, बाद के हमलों से बचाव के लिए अपनी भारी पृथ्वी आत्मीयता का उपयोग किया। मैथ्यू और केल की निम्नलिखित विस्फोटक लपटें मांस के बजाय इन बाधाओं के खिलाफ फट गईं। जादुई पत्थर ने अधिकांश क्षति को अवशोषित कर लिया, लेकिन जानवर को रक्षात्मक होने के लिए मजबूर किया गया था। वह प्रगति थी। युद्ध के मैदान के आसपास के जागरण करने वाले काफी अधिक उत्साहित हो गए क्योंकि प्राणी ने चोट के लक्षण दिखाना शुरू कर दिया। यह अब अजेय प्रतीत होने वाली शक्ति नहीं थी जिसने उनके बेस लॉर्ड को घायल कर दिया था और उनके हमलों को आसानी से विफल कर दिया था। यह चोट लग सकती है, यह खून बह सकता है। वह मनोवैज्ञानिक परिवर्तन महत्वपूर्ण था। आशा उन आंखों में लौट आई जो कुछ क्षण पहले निराशा से भरी हुई थीं, उन्हें कमजोरी के बाद शक्ति, निराशा के बाद आशा प्रदान करती थीं। दबाव बनाए रखें। जानवर को ठीक मत होने दो, कोई चिल्लाया। निचले स्तर के जागृति के विपरीत, मैथ्यू जानता था कि मूल्यांकन अपनी प्रकृति में अत्यधिक आशावादी था। जबकि उन्होंने वास्तव में भालू को थोड़ा घायल कर दिया था, भालू बिल्कुल कमजोर नहीं हो रहा था। इसने यह पहचानने के बाद अपनी रणनीति को अनुकूलित किया था कि कुछ हमलों ने अब इसकी सुरक्षा के लिए वास्तविक खतरा पैदा किया है। भालू के कार्यों के पीछे की वास्तविकता को जानने के बावजूद, मैथ्यू ने जागृति करने वालों के बीच तेजी से बढ़ती गलत धारणा को ठीक नहीं किया और नहीं करेगा। इस तरह की लड़ाई में मनोबल उतना ही मायने रखता था जितना कि मारक क्षमता। मैथ्यू ने अपना हमला जारी रखा। प्रत्येक विस्फोटक लौ ने सावधानीपूर्वक निशाना साधा और अधिकतम रूप से संकुचित किया। वह एक अस्थिर दर से मन के माध्यम से जल रहा था, लेकिन यह वास्तव में उच्च तीव्रता वाला युद्ध वातावरण था जिसकी उसे अपनी कौशल दक्षता को उच्च स्तर पर बढ़ाने की आवश्यकता थी। यही नहीं, यही नहीं, यही नहीं।
केल ने विपरीत दिशा से अपना अथक बैराज बनाए रखा, जिससे भालू को कई खतरे वाले वेक्टर के बीच अपना रक्षात्मक ध्यान विभाजित करने के लिए मजबूर होना पड़ा। माउंटेन बियर फिर से दहाड़ने लगा, इस बार स्पष्ट निराशा के साथ। इसने तीनों भुजाओं को एक साथ जमीन में पटक दिया। मैथ्यू की आंखें चौड़ी हो गईं। यह कोई सामान्य हमला नहीं है। आयरन पीक बेस का पूरा पश्चिमी भाग ऐसे हिल गया मानो भूकंप से मारा गया हो। भालू के 50 मीटर के भीतर खड़े सभी लोगों ने अपना पैर पूरी तरह से खो दिया, भूकंपीय सदमे की लहर से जमीन पर गिर गए। इमारतें टूट गईं। दीवारों में दरारें विकसित हो गईं। क्षतिग्रस्त संरचनाओं से ढीले पत्थर और मलबे की बारिश हुई। और खंडित पृथ्वी से दर्जनों विशाल पत्थर के खंभे एक साथ फूट पड़े, जिनमें से प्रत्येक ने जागृति करने वालों को निशाना बनाया, जिसे भालू ने परेशानी भरा माना। मैथ्यू ने देखा कि एक सीधे उसकी ओर बढ़ रहा है और मुश्किल से चकमा देने में कामयाब रहा। सिल्वर स्किन के रूप में स्तंभ उसके पक्ष को चढ़ता था, जो एक अपंग झटका होता। अन्य इतने भाग्यशाली नहीं थे। 5 जागृति करने वालों को तुरंत सूली पर चढ़ा दिया गया, उनके शरीर को जमीन से उठा लिया गया और पत्थर के भाले से ऊपर रखा गया। जागृति करने वाले कुछ ही क्षणों बाद पैदा हुए, उनके चेहरे पीले पड़ गए। आखिर क्या बात थी? यह बहुत जल्दी था। एक जागृति ने अपनी छाती को पकड़ लिया, अभी भी उस अपार दर्द को याद कर रहा था जो मृत्यु के क्षण में उसके शरीर पर हावी हो गया था। एक बार फिर माउंटेन बियर ने खुद को इतना खतरनाक साबित कर दिया था कि बेस के पश्चिमी क्षेत्र में सभी जागृतकर्ताओं से अत्यधिक सावधानी बरतनी पड़ी। अपनी नसों के माध्यम से एड्रेनालाइन पंप करने और उसके दिल की धड़कन बढ़ने को महसूस करते हुए मैथ्यू के चेहरे पर एक मुस्कान बन गई। अच्छा, वास्तव में अच्छा। मैं बिल्कुल यही चाहता हूं। अत्यधिक ताकत के प्रदर्शन पर अभिभूत या निराश महसूस करने के बजाय मैथ्यू और अधिक उत्साहित हो गया। यह सही प्रशिक्षण वातावरण था। प्रभु चंगा हो गया है। हर कोई गठन में आ जाता है, उसके नेतृत्व का पालन करें। बेस लॉर्ड की रक्षा करने वाले जागृति के आंतरिक सर्कल के अंदर के दिग्गजों में से एक ने फिर से जीवंत आशा के साथ घोषणा की। बेस का भगवान रक्षकों की घेरा से उभरा, उसका पैर अब फटा नहीं बल्कि पूरी तरह से बहाल हो गया। क्या यह अपनी पिछली स्थिति में वापस आ गया था या कमजोर बना हुआ था, यह अज्ञात था। हाथ में भाला लेकर अग्रिम पंक्ति की ओर बढ़ते हुए बेस लॉर्ड ने एक प्रभावशाली आकृति काटी। उसके पास एक शालीनता से दुबला मांसल निर्माण था, लगभग 6 फीट लंबा था, एक बचकट हेयर स्टाइल और भेदी आंखों के साथ जो आपको उसका सम्मान करता था। प्रभु ने अपना भाषण शुरू किया। उसकी आंखें माउंटेन बियर पर टिक गईं, जो उसे एक मजाकिया मुस्कुराहट की तरह परेशान करने वाली लग रही थी। मेरी सहायता के लिए आने वाले सभी जागृतिकों के लिए मैं आपके साहस और वफादारी के लिए धन्यवाद देता हूं। आप में से कई लोगों ने कीमती जीवन, हथियार खो दिए हैं और चोटें आई हैं। एक बार जब यह खत्म हो जाता है और जानवर मर जाता है, तो आप सभी को मेरे निवास पर आमंत्रित किया जाता है। मैं इस एहसान के लिए आप में से हर एक को व्यक्तिगत रूप से धन्यवाद दूंगा। तो चलो उस भालू को मार डालो और ईए पर वापस चले जाओ। इससे पहले कि बेस लॉर्ड समाप्त कर पाता, उसका सिर जमीन पर गिर गया क्योंकि उसके बगल में एक आकृति दिखाई दी जो पतली हवा से प्रतीत होती थी। उस व्यक्ति द्वारा पहने गए काले कपड़े के मुखौटे के नीचे एक मुस्कान बन गई। मैथ्यू सहित घटनास्थल पर मौजूद सभी लोगों की आंखें सदमे में चौड़ी हो गईं। यह आंकड़ा बिना किसी चेतावनी, बिना किसी मन के हस्ताक्षर, कुछ भी नहीं के बिल्कुल कहीं से प्रकट हुआ था। इससे पहले कि कोई हत्या पर प्रतिक्रिया दे पाता, बेस लॉर्ड ने जन्म दिया। सौभाग्य से उसके पास अभी भी सच्ची मौत से बचने के लिए जीवन शेष था। विकल्प सूचक। गुमनाम आकृति फिर से तुरंत प्रभु के पास प्रकट हुई, भयानक गति से उसके गले की ओर बढ़ गई। बेस लॉर्ड अपने श्रेय के लिए तैयार था और अनुवर्ती हमले की उम्मीद कर रहा था। ब्लॉक करने के प्रयास में उसके स्थानिक भंडारण से उसके हाथों में एक खंजर बन गया। उसकी पहली मौत पर उसका भाला जमीन पर गिर गया था, जिससे वह केवल करीबी लड़ाई के लिए बैकअप हथियारों से लैस हो गया था। आसपास के जागने वालों ने तुरंत मदद करने की कोशिश की। योद्धाओं ने रहस्यमय हत्यारे की ओर उसकी हत्यारा चालों को रोकने के लिए एक हताश प्रयास किया। जादूगरों और तीरंदाजों ने अपनी आग पकड़ रखी थी,
आग की रेखा में अपने भगवान के साथ विनाशकारी संपार्श्विक क्षति का जोखिम उठाए बिना हमला करने में असमर्थ थे और माउंटेन बियर अभी भी बहुत जीवित था। वह आकृति धीरे से खिलखिला रही थी क्योंकि उसका हमला एक बार फिर से उसका सिर काटने के प्रयास में बेस लॉर्ड के सिर की ओर चमक रहा था। अंतिम क्षण में आकृति ने आश्चर्यजनक गतिशीलता के साथ रुख बदल दिया और बेस लॉर्ड के रक्षात्मक रुख के ऊपर एक सुंदर चाप में छलांग लगा दी और ऊपर से सीधे उसकी खोपड़ी पर निशाना साधते हुए खंजर के साथ नीचे गिर गया। बेस में सबसे मजबूत जागृति के रूप में भगवान का युद्ध का अनुभव व्यापक था। उसने तुरंत प्रक्षेपवक्र में बदलाव महसूस किया और ऊपर देखा, हवाई हमले को रोकने के लिए अपनी सभी रक्षात्मक स्थिति को ऊपर की ओर स्थानांतरित कर दिया। उस महत्वपूर्ण क्षण में पृथ्वी का एक विशाल भाला सीधे बेस लॉर्ड के पैरों के नीचे से फूट पड़ा, बिना किसी प्रतिरोध के उसकी छाती को फाड़ दिया। पत्थर की कील को माउंटेन बियर द्वारा गढ़ा गया था, जिसने युद्ध के मैदान में दूसरों द्वारा हमला किए जाने के बावजूद हत्यारे के साथ पूरी तरह से समय पर समन्वित हमले को अंजाम देने के लिए व्याकुलता का फायदा उठाया था। हत्यारा कई मीटर दूर उतरा, फिर पूरी तरह से गायब हो गया, जैसे कि वे कभी अस्तित्व में ही नहीं थे। क्या यह एक वर्ग कौशल है या यह किसी प्रकार का उपकरण है? यह इतना मजबूत है, मैं अपने हीट सेंस कौशल के माध्यम से हत्यारे को भी महसूस नहीं कर सकता, शायद इसलिए कि इसमें कम दक्षता है। मैथ्यू ने गंभीर रूप से सोचा। उनके हीट सेंस कौशल के बहुत कमजोर होने के विचार को आने के तुरंत बाद नजरअंदाज कर दिया गया। जबकि उनकी दक्षता कम थी, केल ने कौशल में महारत हासिल कर ली थी, शायद इसे भी विकसित किया था। इसलिए अगर वह हत्यारे को देख सकता है तो उसके पास कुछ भी नहीं कहने का कोई कारण नहीं होगा, जब तक कि केल के लिए उसकी अदृश्यता के दौरान हत्यारे को समझने के लिए दूरी बहुत दूर न हो। मैथ्यू का दिमाग संभावनाओं से गुजरता रहा जब तक कि एक विशिष्ट विचार सामने नहीं आया। संभवतः वह, मैथ्यू ने बढ़ते भय के साथ सोचा, क्योंकि वह केल की अलग-थलग अभिव्यक्ति को घूर रहा था। उसके मन में जो विचार आया वह अविश्वसनीय रूप से चिंताजनक था। उन्होंने इस विचार को ध्यान में रखा, इसकी बेतुकेपन के बावजूद इसे त्याग नहीं दिया। वह जानता था कि इस अभयारण्य में कुछ भी हो सकता है और उसे किसी भी समय किसी भी चीज के लिए तैयार रहने की जरूरत है। बेस लॉर्ड ने जमीन पर गिरने से पहले एक कौर खून निकाला, उसके शरीर ने सारी ताकत खो दी क्योंकि पृथ्वी का भाला वापस मिट्टी में घुल गया। सेकंड के भीतर बेस लॉर्ड एक बार फिर पैदा हुआ, लेकिन इस बार उसका चेहरा भूत की तरह पीला पड़ गया था। उसका पूरा शरीर हिंसक रूप से कांप रहा था। उसके पैर कांप गए और उसके नीचे निकल गए, जिससे वह एक घुटने पर बैठ गया। कई तेजी से होने वाली मौतों से डिबफ ने जोर पकड़ लिया था। वह लड़ाई जारी रखने की स्थिति में नहीं था। आसपास के जागने वालों ने तुरंत गिरे हुए भगवान के चारों ओर एक तंग सुरक्षात्मक घेरा बना लिया, ढालें उठाईं और हथियार तैयार कर लिए। लेकिन स्थिति विनाशकारी रूप से बदल गई थी। उनका नेता अक्षम था। अज्ञात क्षमता का एक हत्यारा युद्ध के मैदान में कहीं पूरी चुपके से था और माउंटेन बियर अपराजित रहा। मैथ्यू अपनी सुरक्षा के बारे में अधिक चिंतित हो गया। वह खुद को एक ऐसे प्रतिद्वंद्वी से नहीं बचा सका जिसे वह नहीं देख सकता था। मैथ्यू के पास यह अनुमान लगाने के लिए लगभग पर्याप्त अनुभव नहीं था कि प्रतिद्वंद्वी कहां से हमला कर सकता है। छिपे हुए खतरे से खतरा महसूस करते हुए मैथ्यू ने एक बड़ा जोखिम उठाया। वह केल के समूह की ओर लपक गया, उनके साथ करीब रहा। केल ने अपना सिर मैथ्यू की ओर घुमाया जो उनके मैदान में शामिल हो गया था। मैथ्यू ने उस नज़र को नज़रअंदाज कर दिया जो उन्होंने उसे बेशर्मी से दी थी और पूछा, हम इन दोनों से कैसे निपटेंगे? एक शक्तिशाली हत्यारा है जिसे हम नहीं देख सकते हैं, और भयानक रक्षात्मक और आक्रामक शक्ति वाला एक शक्तिशाली जानवर है। मार्कस जवाब देने वाला एकमात्र व्यक्ति था। यह कठिन होने जा रहा है। जैसे ही मैथ्यू और केल के समूह ने शब्दों का आदान प्रदान करना शुरू किया, बेस के स्वामी को उसके आसपास के लोग ले जा रहे थे। आधार स्वामी के एक भी जीवन शेष होने की अफवाह जागृति करने वालों के बीच फैल गई थी, जिससे वे भयभीत हो गए थे। बेस लॉर्ड हार गया था और घात लगाकर हमला किया गया था। वह दो बेहद शक्तिशाली विरोधियों के खिलाफ लड़ने की स्थिति में नहीं था और उन्हें किसी तरह ऐसा करना था। आधार को छोड़ने का विचार कई लोगों के मन में भर गया।
ठिकानों को फिर से बनाया जा सकता है और बदला जा सकता है। वे नहीं कर सके। एक बार जब वे वास्तव में मर गए तो वे मर चुके थे और बेस लॉर्ड इसके बारे में कुछ नहीं करने जा रहा था। बेस लॉर्ड के पीछे हटने के बाद से बमुश्किल कुछ सेकंड बीत चुके थे जब 9 से 15 तक के निम्न स्तर के जागरण ने युद्ध के मैदान को छोड़ना शुरू कर दिया। भयानक 3 सशस्त्र माउंटेन बियर और छिपे हुए हत्यारे से दूर भागते हुए, जो किसी भी समय उन पर घात लगाकर हमला कर सकते थे, उनका सिर काट सकते थे। उस तमाशा को देखकर मैथ्यू और अधिक चिंतित होने लगा। वह हताशा में अपनी स्थिति को देखता रहा। नाम मैथ्यू। जाति मानव। कक्षा वर्गहीन पायरोमैंसर। स्तर 21 18%। लाइव्स 5129। ताकत 32। चपलता 34। संविधान 35। मन 48। सभी आंकड़ों के लिए +5। विशेषता अंक 0। कौशल मौलिक हमला 5 तत्व आत्मीयता, दृढ़ता, चांदी की त्वचा, पायरोमांटिक आत्मीयता, विस्फोटक लौ, गर्मी भावना, सीमित समय। प्रतिभा ग्रिम रीपर। कक्षा कौशल कक्षा स्लॉट 1/1। विस्फोटक लौ। रैंक दुर्लभ। प्रवीणता 81%। विवरण आप आग की लपटों को उत्पन्न कर सकते हैं जो प्रभाव पर विस्फोट करती हैं। विस्फोट का आकार मन के साथ तराजू का निवेश किया गया। विस्फोट त्रिज्या 2 मीटर। विस्फोट ढलाईकार सहित त्रिज्या के भीतर सभी लक्ष्यों को प्रभावित करते हैं। +160% क्षति। अगले स्तर की ओर उसकी प्रगति स्थिर थी, मुश्किल से ऊपर की ओर बढ़ रही थी क्योंकि उसके द्वारा मारे गए अधिकांश जानवर बहुत निचले स्तर पर थे, जो बहुत कम या कोई अनुभव नहीं प्रदान करते थे। उसका जीवित संचय भी धीरे धीरे बढ़ रहा था। उसकी अधिकांश हत्याओं ने 5 जीवन प्रदान किए, जबकि वह एक समय में 20 लोगों को प्राप्त कर रहा था। वह जानता था कि यह पूरी तरह से बदल जाएगा जब उसने 3 शस्त्र माउंटेन बियर या छिपे हुए हत्यारे को मार डाला। लेकिन यह मुश्किल होगा, अविश्वसनीय रूप से कठिन होगा। जानवर पृथ्वी तत्व के प्रति उच्च आत्मीयता के साथ उच्च स्तर पर था और हत्यारे ने उसका मुकाबला किया। एक हत्यारा एक जादूगर का सबसे बुरा सपना था। वर्तमान में उनकी विस्फोटक लौ उनके अग्नि आधारित मौलिक हमले के नुकसान के उत्पादन से मेल खाती है। लड़ाई के वर्तमान प्रक्षेप वक्र के आधार पर मैथ्यू को विश्वास था कि अभ्यास करना अब एक स्मार्ट कदम नहीं था, खासकर 2 शक्तिशाली दुश्मनों के साथ एक की तुलना में। इस प्रकार मैथ्यू किसी भी समय बिजली आधारित हमले शुरू करने के लिए तैयार था। मुझे विश्वास नहीं है कि मैं अपने बिजली तत्व का उपयोग करते समय अपनी जमीन पर पकड़ नहीं बना पाऊंगा।